नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ब्लैक सी इनिशिएटिव के तहत खुलेगा अनाजों का नया निर्यात रूट। यूक्रेन के 3 पोर्ट्स को सम्मिलित करेगा ये रूट। यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन पर रहेगा जोर। आदिवासी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ता। उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद में रहता है थोटी समुदाय। एक लुप्त प्राय आदिवासी समुदाय है थोटी। और नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत और बांग्लादेश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की बैठक। 12 साल के लंबे अंतराल के बाद बैठक का आयोजन। भारत और बांग्लादेश ने गंगा तीस्ता सहित कई मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको रोजाना इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो सकेगी। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्लैक सी इनिशिएटिव के तहत अनाजों का निर्यात करने के लिए एक नया रूट बनाया गया है। ये यूक्रेन के 3 पोर्ट्स को सम्मिलित करेगा और इसके ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर तुर्की के इस्तांबुल में बनेंगे। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि यह नया रूट मर्चेंट जहाजों के लिए होगा। नए रूट के तहत ओडेसा, चोर्नोमोरस, पिवदेन्नी पोर्ट्स का उपयोग किया जाएगा। यह नया रूट तुर्की टेरिटोरियल वाटर क्षेत्र में आता है। ब्लैक सी इनिशिएटिव यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन पर शुरू की गई पहल है। इसके तहत रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता किया गया है। इस पर इसी साल 22 जुलाई को इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान किया गया था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभाव के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अनुमान के अनुसार बढ़ती खाद्य कीमतों के परिणाम स्वरूप 2022 में 43 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित होने के कगार पर थे। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश इस युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये देश अनाज और ईंधन के आयात पर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा निर्भर थे। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस दोनों विश्व में अनाजों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यह विश्व के कुल गेहूं मांग का 10% सप्लाई करता है। दोनों के बीच चल रहे संघर्ष के चलते अनाजों की सप्लाई चेन रुकी हुई थी। युद्ध के कारण यूक्रेन के कई बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था, जबकि अन्य रूसी नियंत्रण में हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अनुसार 22 मिलियन टन अनाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह में फंसा है। बहरहाल ब्लैक सी इनिशिएटिव के जरिए नए रूट से अनाजों और खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। IITH यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ता एक प्रमुख आदिवासी परंपरा को पुनर्जीवित करने को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में थोटी नामक आदिवासी समुदाय निवास करता है। इस समुदाय की कई परंपराएं हैं जो कि सदियों पुरानी हैं और अब कई कारणों से इस समुदाय की नई पीढ़ियां इन परंपराओं को भूलती जा रही हैं। थोटी भारत की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। थोटी आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से आदिलाबाद, वारंगल, निजामाबाद और करीमनगर जिलों में रहते हैं। थोटी गोंडी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश थोटी भारतीय समाज में मिलजुल गए हैं और हिंदू बन गए हैं। इनमें से कई अब खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। थोटी लोगों का एक छोटा हिस्सा अभी भी तेलंगाना के जंगलों में रहता है। IIT हैदराबाद के डिजाइन विभाग की टीम ने हाल ही में आदिलाबाद के थोटीगुडा गांव में रहने वाले इस समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं पर शोध करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था। इस थोटी समुदाय की कई पारंपरिक प्रथाओं में से प्रमुख है गुदना या टैटू बनाना। इस समुदाय की महिलाएं टैटू बनाने में माहिर हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न चिन्हों के टैटू बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस समुदाय की महिला को तब तक विवाहित नहीं मानते जब तक कि माथे पर टैटू न बन जाए। यहाँ टैटू बनाना उपचार और इलाज की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है। थोटी अपने को राजगोंडों का एक समूह मानते हैं और उनका पारंपरिक पेशा गोंड गढ़ा गीत गाना रहा है। उनके गीत गोंडवाना राजाओं के इतिहास को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। IIT हैदराबाद की टीम ने उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए थोटियों के पारंपरिक संगीत को रिकॉर्ड किया और जनजातीय प्रथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। थोटी लोगों की पारंपरिक प्रथाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। केवल कुछ मुट्ठी भर परिवार ही सदियों पुरानी परंपराओं को जारी रख रहे हैं। जनगणना के अनुसार थोटी एक लुप्तप्राय आदिवासी समुदाय है जिसमें केवल
4,811 सदस्य जीवित हैं। IIT हैदराबाद का मकसद इन अद्भुत प्रथाओं का प्रदर्शन करना है और समुदाय को अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करना है। भारत और बांग्लादेश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई है। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान आपसी हित के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नदी जल बंटवारा, बाढ़ का डेटा, नदी प्रदूषण, अवसादन प्रबंधन, नदी तट संरक्षण कार्य आदि शामिल है। भारत और बांग्लादेश ने गंगा, तीस्ता, मनु, मुहरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार और कुशियारा नदी से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतरिम रूप दिया। कुशियारा नदी एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी कुशियारा और सूरमा में अलग हो जाती है। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी के मुद्दों पर भी सहमति बना ली है। भारत का रियल टाइम बाढ़ डेटा साझा करना सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसमें बांग्लादेश को अप्रत्याशित बाढ़ की घटनाओं से निपटने में मदद मिल सकेगी। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से 7 पर जल बंटवारा समझौते के ढांचे का विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के प्रावधान के तहत बांग्लादेश गंगा नदी के पानी का उपयोग करता है। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था, ताकि सीमा पार नदियों के मुद्दों का समाधान किया जा सके। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोराडिया आइलैंड लॉन्च की गई। जर्मनी ने पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट को हरित ट्रेन परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेनों को दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा तैयार किया गया है। रेलवे लाइन पर 14 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जर्मन राज्य लोअर सैक्सोनी में 100 किलोमीटर ट्रैक पर इनको चलाया जाएगा। ऐसी ट्रेन्स जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में ऑनबोर्ड हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करती हैं, उन्हें सामान्य रूप से हाइड रेल कहा जाता है। ट्रेन के पहिए ट्रैक्शन मोटर से ही चलते हैं। पारंपरिक ट्रेन में डीजल या इलेक्ट्रिक करंट से मोटर को चलाया जाता है। हाइड रेल में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। 2 तरीकों से हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन में जलाकर या ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करवाकर ट्रैक्शन मोटर्स को चलाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर करंट पैदा करते हैं। इस करंट का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आधुनिक ट्रेनें उत्सर्जन मुक्त हैं और कम शोर करती हैं। इनसे उत्सर्जन के नाम पर केवल भाप और संघनित पानी निकलता है। इन ट्रेनों के परिचालन से हर साल 4400 टन CO2 के बराबर उत्सर्जन कम होगा। भारतीय संदर्भ की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करेगी और कुछ दिनों पहले ही पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी उद्घाटन किया गया था। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक सी इनिशिएटिव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह इनिशिएटिव यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन की पहल है। दूसरा कथन है, इसके तहत रूस, यूक्रेन, तुर्की और खाद्य और कृषि संगठन के बीच एक समझौता किया गया है। तीसरा कथन है, इस पर 22 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक और दो, 1, 2 और 3 या फिर 1 और 3? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था। कुशियारा नदी एक सब्सिडियरी नदी है। त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों के लिए कुशियारा के जल का उपयोग किया जाता है। इन कथनों में से सही को चुनिए। केवल 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3? उम्मीद है आप इन प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं कल जो सवाल मैंने पूछे थे उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल पूछा था मैंने, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2009 में हुआ था। आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और डी ऑप्शन था, इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को समाप्त करना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। दूसरा सवाल पूछा था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। यह स्वायत्त वैश्विक संस्था है। इसका गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए, तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। कल यानी शनिवार को पूरे हफ्ते के बुलेटिन के कंपाइलेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।